नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विथ रिमसोनी। क्लास 11th की ज्योग्राफी चल रही है जिसका चैप्टर नंबर 4 है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। इस चैप्टर में हम बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं जो हमारे ख्यालों में रहता है कि आखिरकार हमारे महाद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ और जो इतने बड़े बड़े महासागर हैं जहाँ पे इतना सारा पानी है उनका भी निर्माण किस प्रकार से हुआ, किस विद्यमान ने किया। ये सारी बातें हम अपने टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर के एंड तक बने रहना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 4 महासागर और महाद्वीपों के वितरण के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम इस चैप्टर में हमारे पृथ्वी के वर्णन के अंतर्गत किस प्रकार से महासागरों, महाद्वीपों का निर्माण हुआ है, उनका किस प्रकार से फैलाव हुआ है, इसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम बेसिकली महाद्वीपों, महासागरों, महाद्वीपों का विस्थापन, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत और भी कई सारे तथ्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्चुअली जो ज्योग्राफी होती है वो आपके पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है, किस प्रकार से शुरू हुआ, कहाँ तक गया और वर्तमान युग में हमारी जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से बनी रहती है। हम यहाँ तक के सफ़र को तय करते हैं। 11th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो आपके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। अगर आपने 11th में ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ लिया तो मान लीजिए कि अब आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स के साथ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है महाद्वीपों एवं महासागर का निर्माण। किस प्रकार से महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति, माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है, महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हो गया था, किंतु ये महाद्वीप एवं महासागर जिस रूप में आज है, वर्तमान में जिस रूप में है, उस रूप में वो पहले नहीं थे। माना जाता है कि ये सब लोग आपस में चिपके हुए थे, साथ में थे। कई वैज्ञानिकों ने समय समय पर प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि निर्माण के आरंभिक दौर में सभी महाद्वीप इकट्ठे थे, अर्थात भारत ले लो, चाहे इंडोनेशिया ले लो, चाहे अफ्रीका ले लो, चाहे उत्तरी अमेरिका, ये सब के सब एक साथ संयुक्त रूप से चिपके हुए थे। ये सभी महाद्वीप इकट्ठे थे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय जहाँ पे लैंड होती है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, जो समुद्र के तल के ऊपर स्थिर है, उसे महाद्वीपीय बोलते हैं। और जर्मन के एक विद्वान थे जिनका नाम है अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किया। ठीक है, वैगनर ने ये माना कि कार्बनिक फेरस युग में, ठीक है, उस समय में कार्बन फेरस युग चल रहा था। कार्बनिक फेरस युग में सभी स्थल भाग एक बड़े स्थल के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी महाद्वीप, जैसे ये महाद्वीप हो गया, ये महाद्वीप हो गया, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस विशाल स्थलीय भाग को वैगनर ने पैंजिया नाम दिया। जो हम महाद्वीप कहते हैं उनको पहले के टाइम पे वैज्ञानिकों के अनुसार पैंजिया नाम दिया गया था, और महासागरों को पैंथलासा। वैगनर का विचार था कि पैंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे। ये भूमध्य रेखा है, ये सारे महाद्वीप धीरे धीरे चलायमान थे, क्योंकि हम अगर पढ़ेंगे महाद्वीप किस प्रकार से थे तो सब के सब चलायमान थे। आज जहाँ हमारी भारत है, वो भारत पहले वहाँ नहीं थी, जहाँ वो पहुँच गई है, वो खिसक खिसक के जाकर चीन के साथ सट चुकी है। ठीक है, वैगनर का विचार था कि पैंजिया के कुछ भाग भूमध्य रेखा की ओर खिसकने लगे हैं। ये प्रक्रिया आज से लगभग 30 करोड़ वर्ष पूर्व अंतिम कार्बनिक फेरस युग से आरंभ हुई। लगभग 5 से 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्लास्टियोसीन युग में महाद्वीपों ने वर्तमान स्थिति के अनुरूप लगभग मिलता जुलता आकार धारण कर लिया था। अब पैंजिया किसे कहते हैं? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि आज के जो सभी महाद्वीप हैं जो एक भूखंड के रूप में मौजूद हैं, उसे पैंजिया कहा जाता है। ठीक है, आज के जो सभी 7 महाद्वीप हैं जो भूखंड के रूप में मौजूद हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं, उन्हें पैंजिया कहा जाता है। पैंजिया के विभाजन में 2 बड़े महाद्वीप पिंड अस्तित्व में आए थे, जिन्हें पहला कहा गया था लॉरिस, जो उत्तरी भूखंड था। ठीक है, और जो नीचे वाली भूमि थी उन्हें कहा था गोंडवाना लैंड। ये पृथ्वी है। ठीक है,
ये पृथ्वी, ये जो ऊपर वाला भाग है इसे लॉरेंस कहा गया और जो नीचे वाला भाग था उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। पैंथलासा, पैंथलासा पैंजिया के चारों ओर विस्तृत विशाल सागर को पैंथलासा कहा गया। तो जो महाद्वीप है हमारे साथ उन्हें पैंजिया कहा गया, और पैंजिया के जो चारों ओर विस्तृत महासागर हैं जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अन्य जो 5 महासागर हैं इन सबको पैंथलासा कहा गया। महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में कुछ प्रमाण दिए गए थे जो कि निम्नलिखित रूप से आपके सामने दर्शाया गया है। पहला है महाद्वीपों में सामान्यता। देखा गया है वैज्ञानिकों के अनुसार कि जो महाद्वीप थे, ठीक है, महाद्वीप में सामान्यता देखी गई थी, उनके आकारों की सामान्यता देखी गई थी। यदि कोई भी चीज़ ऐसे बनी है, ठीक है, तो उसके सामने वाला भी कुछ प्रकार ऐसा ही बना होगा। तो उनकी जो ये आकार है, साइड की तटरेखा है, ये सबकी समान देखी गई है। तो ये माना जाता है कि जो सारे 7 के 7 महाद्वीप हैं ये आपस में पहले जुड़े हुए थे, बाद में इनका विखंडन हुआ था। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता। कहा जाता है कि जो वर्तमान में जो महासागरें हैं, ठीक है, जो वर्तमान में महासागरें हैं उन सब के प्राचीन काल में एक दूसरे की जो चट्टानें थी, आमने सामने की चट्टानें, उनकी आयु की जो आयु जो थी वो समान रूप से एक जैसे देखी गई है। यदि इस चट्टान की आयु अगर कुछ करोड़ वर्ष है, ठीक है, तो उसके सामने वाले चट्टान की भी आयु कुछ करोड़ वर्ष होगी, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए थे और जुड़े होने के नाते अगर इसकी उम्र जितनी होगी उतनी इसकी भी उम्र होगी। टिलाइट, ये हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसारी चट्टानें होती हैं जो बड़े बड़े जो बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उनकी जो निक्षेपण द्वारा आई जाती है उन्हें टिलाइट कहा जाता है। इनके जो प्रतिरूप होते हैं वे सभी दक्षिण भाग के सभी स्थलों के खंडों से मिलकर बने होते हैं। प्लेसर निक्षेप, ये प्लेसर निक्षेप ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण जैसे ब्राज़ील है, दक्षिण भारत में जो ब्राज़ील है वहाँ पर सोना युक्त सिराएँ पाई गई हैं, ठीक है। प्लेसर निक्षेप जहाँ पाई गई हैं वो ब्राज़ील है। ब्राज़ील में आपको सोना युक्त सिराएँ मिलेंगी जो कि वहाँ पर नहीं पाई जाती थी पहले के समय में। सोना युक्त जो सिराएँ थी वो कहाँ पाई जाती थी, घाना में पाई जाती थी, ठीक है, पहले घाना में पाई जाती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो घाना है, जो ब्राज़ील है, ये एक समय पे साथ थे, ठीक है, एक समय पे साथ थे और बाद में जब दोनों का खंडन हो गया तो कुछ भाग जो इसके इधर रह गए और कुछ भाग इसके इधर रह गए। तो इन दोनों के जो साक्ष्य मिलते हैं ये दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। जीवाश्मों का वितरण, और सबसे इजी वाला टॉपिक है ये जीवाश्मों का ये वितरण। कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों को अवशेष मिलते थे कि जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते हैं। अर्थात यदि मान के चलो अफ्रीका के कुछ अफ्रीका के जीवाश्म हैं, ठीक है, अफ्रीका के जीवाश्म में तो वो वहाँ पर पाए गए थे, लेकिन अफ्रीका के पास भी तो कुछ लोग कुछ भूखंड चिपके होंगे, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, ये मान लो कोई और सा भूखंड है, ये आपस में पहले चिपके हुए थे। जब इन दोनों का विखंडन हुआ तो दोनों के जीवाश्म अलग अलग होते चले गए, तो जीवाश्म का वितरण हो गया। तो ये जो यहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं वो यहाँ पर भी सेम जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के 2 कारण, पहला बताया जाता है पोलर फीलिंग बल और दूसरा बताया जाता है ज्वारीय बल। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, 20वीं शताब्दी के आरंभिक चरण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्वीकार करने में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि विद्वान ये नहीं समझ पा रहे थे कि सियाल के बने हुए महाद्वीप सीमा पर कैसे तैरते हैं और विस्थापित हो जाते हैं। मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि सियाल किसे कहा जाता है और सीमा किसे कहा जाता है। सियाल को महाद्वीप कहा जाता है और जो सीमा होती है वो महासागरें होती हैं। अर्थात महासागरों के ऊपर किस प्रकार से सियाल, ठीक है, महाद्वीप किस प्रकार से तैरते हैं ये आज तक जो वैज्ञानिक है वो नहीं पता लगा पाए हैं, जो विद्वान है वो सब नहीं पता लगा पाए हैं। उस समय विद्वानों का ये विचार था कि महासागरीय भूपर्पटी बेसाल्टिक स्तर का ही विस्तार है, अर्थात
होम्स ने सन 1928 में बताया कि भूगर्भ में तापमान में अंतर होने के कारण स्वानीय धाराएं चलती हैं जो प्लेटों को गति प्रदान करती हैं। इस प्रकार प्लेटें सदा गतिशील रहती है और महाद्वीपों में विस्थापन पैदा करती है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की बात नहीं रह गई है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है कि होम्स ने 1928 में बताया था कि जो भूगर्भ का तापमान होता है, जो धरातल के अंदर भूगर्भ होता है, उसका तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होते हैं जो कि महासागरों की धाराओं से एक चुंबक का कार्य करती है। यदि हम दो चुंबकें लेते हैं तो वो आपस में कभी नहीं चिपक पाती हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से आगे पीछे खिसकने का प्रयास करती है। इसी प्रकार जो महाद्वीप है वो सीमा के अंदर जो सियाल होते हैं वो सीमा के अंदर नहीं डूब पाते हैं, ठीक है, वो वहीं पे तैरते रहते हैं। और महाद्वीपों में तो पता ही है, महाद्वीपों को पहले पेंतलासा कहा जाता था और जो उनके आसपास के जो महासागर थे, बड़े बड़े महासागर थे, उनको पैंजिया कहा जाता था। वैगनर के अनुसार महाद्वीप विस्थापन के दो कारण हैं। मैंने आपको बस नाम बता दिया था, आपको एक्सप्लेन करना भूल गई थी, सॉरी, मैं दोबारा कर देती आपको एक्सप्लेन। जो वैगनर थे जिन्होंने 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, प्रतिपादन किया था, उन्होंने दो कारण बताए थे महाद्वीपों के विस्थापन होने से, अर्थात एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने का दो कारण बताया था। पहला बताया था पोलर फीलिंग बल और दूसरा ज्वारीय बल। पोलर फीलिंग बल में इसमें माना जाता है कि पृथ्वी के घूर्णन अर्थात घूमने से महाद्वीप अपने अपने स्थान से सरक गए या खिसक गए, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, ठीक है, इसके कारण से ही थोड़ा हलचल हुआ, हलचल के दौरान सभी भूखंड खंडों में विभाजित हो गए। ज्वारीय बल की बात करें, जो महाद्वीप विस्थापन को ज्वारीय बल की बात करें तो जो महाद्वीप विस्थापन का जो दूसरा कारण माना जाता है, इसमें सूर्य, ठीक है, हमारा जो सूर्य है और चंद्रमा, इन दोनों के आकर्षण बल के कारण खंडों का जो महाद्वीपों का खंडन हुआ। ये ऐसा माना जाता है कि पोलर फीलिंग बल तो सिंपल सा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण से ही महाद्वीप अपने अपने स्थान पे सरक के चले गए। और जो ज्वारीय बल होता है, इसमें माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों के आकर्षण बल के कारण से ही जो पृथ्वी है वो खंडों में विभाजित हो गई। प्लेटों की हलचल, हमें पता है प्लेटें क्या होती हैं। प्लेटें वही है जो हमारे भूगर्भ में बड़े बड़े विशाल मात्रा में फैली हुई है, जहाँ पे महाद्वीप टिके हैं, उन्हें प्लेटें कहा जाता है। ऐसे तीन चीज़ें हैं, अपसारी सीमा, अभिसरण सीमा और रूपांतरण सीमा। ये सब हमें पेपर में पूछा जाता है, तो इसको आराम से और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। देखो, अपसारी सीमाएं जो होती हैं, इसमें दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में अलग हटती हैं। ये आपकी दो प्लेटें हो गई, खाने वाली प्लेट नहीं है, भूगर्भ वाली प्लेटें हैं, जिनके कारण से भूकंप भी आता है। यदि वह टकरा जाए या एक दूसरे के ऊपर चली जाए तो उनके कारण भूकंप भी आते हैं। तो यदि ये दोनों प्लेटें अलग अलग दिशा में जा रही हैं, एक दूसरे से अलग अलग हो रही हैं, तो ये अपसारी सीमा की प्लेटें हैं, ठीक है। इसमें नई परपट्टी का निर्माण होता है। अगर ये दोनों अलग हटेंगी तो ये जो बीच वाला डिस्टेंस आता है ना, यहाँ पर एक और परपट्टी अर्थात एक और प्लेट का निर्माण होता है, ठीक है। इसे प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। ये जो स्थान पर प्लेटें बनती हैं, इसे प्रसारी स्थान कहा जाता है। इसका जो मेन उदाहरण दिया जाता है मध्य अटलांटिक कटक, ठीक है। यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ होती हैं कि दो प्लेटें विपरीत दिशा में अलग हटती हैं और एक नई परपट्टी का निर्माण करती हैं, जिन्हें प्रसारी स्थान भी कहा जाता है। अब बात करें अभिसरण सीमा की, तो इसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं। यदि ये दो प्लेटें हैं तो ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होती जाएंगी और आकर्षित होकर समीप आ जाएंगी, अर्थात ये लोग चिपक जाएंगे और भूकंप आने का भी कारण बनती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती और वह परपट्टी नष्ट हो जाती है। यदि ये बड़ी प्लेट है और ये छोटी प्लेट है, तो ये छोटी प्लेट नीचे आ जाएगी और बड़ी प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी। तो ये जो बड़ी प्लेट होती है, छोटी प्लेट को नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती है, जिसके कारण भूपरपट्टी नष्ट हो जाती है। जैसा भी आपको पता चला कि उसमें भूपरपट्टी का निर्माण होता है, तो इसमें भूपरपट्टी का नष्टीकरण होता है। इसे प्रविष्टन क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका उदाहरण माना जाता है प्रशांत महासागरीय प्लेट और अमेरिकी प्लेट। रूपांतरण सीमा की बात करें, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रूपांतरण सीमा, दो
विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है, किंतु नई परपटी का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस तरह की सीमा को रूपांतरण सीमा कहा जाता है। पहले में क्या होता था, बनती थी प्लेटें, दूसरी में नष्ट होती थी। इसमें कुछ नहीं होता, ना बनती है ना नष्ट होती है, कुछ नहीं होता है। इसे रूपांतरण सीमा कहते हैं। सो आपका चैप्टर नंबर 4 महासागर और महाद्वीप वाला वितरण यहीं पर समाप्त होता है। समाप्ति के साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आपने अपने ग्रुप में शेयर कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आपकी एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करती है। वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए आपके मैं कोटि कोटि नमन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।